बात चल रही थी रासो साहित्य के बारे में। हमने बात करी कि रासो जो साहित्य है, किस साहित्य को हम रासो साहित्य कहते हैं? आदिकाल में कविता की वे धारा या साहित्य की वो धारा जिसमें चारण कवि। सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। अब फिर नहीं दिखाई दे रही? दिखाई दे रही है सर अभी। जी सर। तादार दिखाई दे रही है आपको? सर मुझे भी दिख रही है। गुनगुन आपको? नहीं सर। तादार आपको नहीं दिख रही? तादार को तो आवाज़ भी मेरी बहुत लेट पहुंच रही है शायद। नहीं सर, सर मेरे यहाँ सर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, शायद ये आपकी तरफ से। बाकी और साथियों को दिख रही है? आप सारा तुम्हें दिखाई दे रही है? जी सर दिखाई दे रही है अभी। तो फिर तादार शायद इस बार तुम्हारी तरफ से प्रॉब्लम है ना? तो अभी दिख रहा है सर। अच्छा, रासो साहित्य आदिकाल की वह धारा जिसमें चारण कवियों ने अपने आश्रयदाताओं या आप कह सकते हैं राजाओं, जिनके दरबार में वो रहते थे, आपने अपने आश्रयदाताओं और राजाओं की क्या की? जिस कविता में प्रशंसा करते थे, है ना? जाहिर सी बात है, चारण कवि हैं, उनके दरबार में रहते हैं तो बुराई तो कर नहीं सकते, प्रशंसा ही कर सकते हैं। तो प्रशंसा की है, और किस रूप में की है? विशेषकर वीरता के रूप में, उनके ऐश्वर्य और सौंदर्य के रूप में, उनके कि वो कितने बड़े वीर हैं, उनका ऐश्वर्य कितना है ना, उनका वैभव कितना है, कितना बड़ा दरबार है, कितनी उनकी समाज में वाहवाही है, उस तरह की बात आपको इस कविता में दिखाई देगी। यानी ये अपने आश्रयदाताओं और राजाओं की प्रशंसा करते हुए वीरता के रूप में, यानी वीरगाथात्मक साहित्य के रूप में जो साहित्य लिखा गया है उसी को कहा गया रासो साहित्य। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसी धारा को मुख्य रूप से आदिकाल में स्थान दिया, और इसी के आधार पर आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथात्मक या वीरगाथा काल कहा है। वीरगाथा है ना, तो वीरगाथात्मक साहित्य आप कह सकते हैं या वीरगाथा काल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिर्फ इसी के आधार पर देने की कोशिश की थी। ये नाम, जो नाम आपको दिखाई दे रहा है, रासो साहित्य के वनस्पति। ठीक है, बात ये भी करी कि ये रासो शब्द की निर्मिति, उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वान अलग अलग मत मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि ये जो रासो शब्द है इसकी उत्पत्ति रसायन शब्द से हुई है, या आप इसको रसायन, दोनों ही शब्द मिलेंगे, रसायन या रसायन शब्द से इसकी उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, बाकी गारसा दत्तासी ने ये कहा कि ये राजसूय यानी राजसूय यज्ञ से होता था, उस रूप में वो देखते हैं, वहाँ से इस रासो शब्द की निर्मिति हुई है। लेकिन सर्वमान्य मत जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और द्विवेदी जी क्या कहते हैं? द्विवेदी जी कहते हैं कि रासो शब्द की निर्मिति रासक से हुई है। और रासक क्या है? रासक एक उपरूपक, या आप इसको एक उपरूपक हुआ करता था। और उपरूपक किस में मिलते हैं? ये नाट्य में मिलते हैं। नाट्य साहित्य जो होता है, या नाटक आप जिसको आसान शब्दों में कहें तो ये नाटक का एक भेद होता है, उपनाटक है ना, उपरूपक। तो उसमें, और ये किस तरीके से, एक आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि नृत्य है, और नृत्य भी कैसा, जो जिसमें थोड़ा अभिनय सम्मिलित भी हो, है ना, उस तरीके का भाव, उस तरीके की चीज़ उस नृत्य में, उस उपरूपक में दिखाई देती है। वहाँ से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि रासो शब्द की निर्मिति इसी रासक शब्द से हुई है। रासक ही बदलते बदलते रासो हो जाता है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासो की बात करी, तो ये पिछली क्लास में भी हम इस पर बातचीत कर चुके हैं। ठीक है, बात ये थी कि रासो साहित्य, रासो साहित्य की विशेषताओं की बात करी जाए तो मैंने पहले भी कहा है कि ये चारण कवियों के द्वारा लिखा गया।
चारण कवियों के द्वारा लिखा गया। मुख्य रूप से अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है यहाँ पर, है ना। दूसरा, उस प्रशंसा में क्या बताया गया है कि हमारे आश्रयदाता, उनका ऐश्वर्य कितना है ना, उनका ऐश्वर्य, उनका वैभव, है ना, वो कितने शौर्यवीर हैं, है ना, उनका कितना प्रताप है एक प्रकार से देखा जाए तो। इसका भी किसी अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन आपको इनकी रचनाओं में दिखाई देगा। दूसरा, रासो साहित्य सामंती जीवन की बात करेगा, कल भी हमने बात करी थी। सामंती जीवन की झलक आपको यहाँ दिखाई देगी। युद्धों का सबसे अच्छी चीज़ ये कही गई कि रासो साहित्य में सबसे अच्छी चीज़ क्या थी? युद्धों का सजीव वर्णन, ठीक है। सजीवता के साथ जो वर्णन आपको युद्धों का दिखाई देगा, उस तरीके का सजीव वर्णन या जीवंत वर्णन आपको और कहीं नहीं दिखाई देगा। दूसरा, रासो साहित्य में शैली डिंगल और पिंगल शैली की बात करी थी कल। डिंगल और पिंगल ये शैली हैं दो, ठीक है। कोमलकांत पदावली के साथ, ब्रजभाषा के साथ आपको अपभ्रंश में प्रयोग दिखाई देगा। इधर राजस्थानी का टा वर्ग की ध्वनियों का ज़्यादा प्रयोग, दुत्त व्यंजनों का ज़्यादा प्रयोग दिखाई देगा। राजस्थानी का प्रभाव दिखाई देगा किसमें? अपभ्रंश में। तो इस तरीके की ये दो चीज़ें। छंद वैविध्य बहुत है रचनाओं की, है ना। संकुचित राष्ट्रीय भावना भी आपको यहाँ दिखाई देगी। मुख्य रूप से रस की बात करेंगे तो रस कौन सा होगा? वीर रस दिखाई देगा। और गौण रूप से आपको श्रृंगार रस भी इन कविताओं में दिखाई देगा। कल भी मैंने इस पर बहुत विस्तार से बातचीत की थी, आज सिर्फ इसलिए इसको बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिवीजन होने के लिए, ताकि हमको वो बात याद रहे कि कल हम किस बारे में बातचीत कर रहे थे, ठीक है। कल हमने दो रचनाओं की बात करी थी। पहली रचना की बात करी थी हमने खुम्मान रासो। कौन है लेखक? दलपति विजय, ठीक है। खुम्मान रासो कोई समस्या? सब दिखाई दे रहा है ना? जी सर। तो खुम्मान रासो दलपति विजय की रचना है। हमने बात करी थी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्वितीय और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको 9वीं सदी की रचना मानते हैं। सर्वमान्य मत यही है। डॉक्टर मोतीलाल मेहनरिया ने इनको जो है 17वीं सदी की रचना माना है, जो विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया, ठीक है। और शिव सिंह सेंगर कहते हैं कि कोई भाट कवि था जिसका नाम नाभा दास था, उसकी रचना है, दलपति विजय की रचना नहीं है। लेकिन शिव सिंह सेंगर की बात को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया गया है। बात ये करी थी कि इस रचना में क्या था। इस रचना में बात करी थी कि ये चित्तौड़ के राजा थे खुम्मान, है ना। इनका युद्ध होता है किससे? बगदाद के खलीफा अलमामू से। उस युद्ध का चित्रण आपको दिखाई देगा। दूसरा, अलमामू के अतिरिक्त और भी 24 युद्धों का वर्णन आप, टोटल इसमें 24 युद्ध खुम्मान के बारे में कि इस राजा खुम्मान ने 24 युद्ध लड़े, उन सब की जानकारी आपको इस रचना में विषय बनाया गया है इस रचना के, ठीक है। बात ये भी कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल के खुम्मान नाम के 3 राजा हुए। न ये पहले राजा हैं, न ये तीसरे, बल्कि ये द्वितीय राजा हैं, जो लगभग 870 से लेके 900 ईस्वी के बीच आसपास कहीं हुए हैं, ठीक है। बात इस रचना की, खुम्मान रासो में कल मैंने बात करी थी कि ये रचना राजस्थानी हिंदी में है ना। इसका मतलब डिंगल शैली में ज़्यादा आपको दिखाई देगा इसका प्रभाव। द्वैत व्यंजनों का प्रभाव है, वीर रस की प्रधानता है इसमें। 5000 से ज़्यादा छंद आपको दिखाई देंगे। अगर ये रचना आपको कहीं देखनी है तो कहाँ मिलेगी? पूना के संग्रहालय में। जब पूना जाएंगे आप तो पुणे में जो संग्रहालय है वहाँ पर इसकी ओरिजिनल कॉपी अभी भी आपको दिखाई देगी, ठीक है, वहाँ मिलेगी आप जाएंगे तो। इसके बाद हम जो दूसरी रचना थी कल जो बात करी थी वो थी बीसल देव रासो, नरपति नाल्हा की रचना है। विद्वान अलग अलग मत मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था कि 1155 ईस्वी की रचना है। नए शोध ये बताते हैं कि ये जो रचना है 11वीं सदी की रचना है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से 12वीं सदी की होगी, और नए शोध बताते हैं कि 11वीं सदी की रचना है, ठीक है। मोतीलाल मेहनारिया ने उसको 16वीं सदी की रचना बताई, यानी खुम्मान रासो के साथ पहले की रचना बता रहे थे। किसको? बीसल देव रासो। कौन है लेखक? नरपति नाल्ह, ठीक है। नरपति नाल्ह की ये रचना है ना। इस रचना का ओरिजिनल पुस्तक तो हमें नहीं मिलती, लेकिन
माता प्रसाद गुप्त ने लगभग 128 छंद इसके संकलित करके एक रचना हमारे सामने प्रस्तुत की है। बीसल देव रासो का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि ये वीर रस से प्रधान रचना नहीं है। इसका मुख्य रस कौन सा है? इसका श्रृंगार है। ठीक है, कौन सा रस है? श्रृंगार, यानी इसमें वीर रस प्रधानता नहीं है बल्कि श्रृंगार की प्रधानता है ना। श्रृंगार रस से भरी हुई रचना है। वीर रस में गौण रूप से है, मुख्य रूप से आपको श्रृंगार दिखाई देगा। ठीक है, और श्रृंगार के भी दोनों पक्ष हैं, संयोग भी दिखाई देगा यानी मिलन की भी बात है और वियोग अलग होने की भी बात आपको दिखाई देगा। ठीक है, कौन है? बीसल देव हैं, पत्नी है मालवा के राजा की, भोज की पुत्री होती है राजमती। तो इसके नायक कौन है? एक तो नायक के नाम पे ही रचना का नाम है तो बीसल देव है, और नायिका कौन है इसकी? यानी स्त्री पास जो नायिका है वो है आपकी राजमती। कहाँ की थी? मालवा के राजा भोज परमार की पुत्री थी, उनसे विवाह होता है इनका। बीसल देव रासो की रचना 4 खंडों में चलती है। पहले खंड में इन दोनों का विवाह दिखाया गया है ना। दूसरे खंड में ये दिखाया गया है कि राजा को कोई बात ऐसी कह देती है राजमती कि राजा रूठकर उड़ीसा चले जाते हैं, है ना, उड़ीसा चले जाते हैं और उड़ीसा में जाके कितने 12 महीने वहाँ रहते हैं। उसके बाद में तीसरे खंड में क्या चलता है कि जब रानी को पता चलता है कि राजा नहीं आ रहे तो रानी का क्या है? तीसरे खंड में वियोग है। ठीक है, इस वियोग के आधार पर ही आपको 12 महीने का पूरा वर्णन, आपको 12 मासा का वर्णन पहली बार हिंदी साहित्य में इसी रचना में दिखाई देगा। 12 मासा का वर्णन, 12 महीने का अलग अलग वर्णन किया गया है। पहली ऐसी रचना है जिसमें 12 मासा का वर्णन मिलता है। क्यों? क्योंकि तृतीय खंड में आपको यही सब चीज़ें दिखाई देंगी कि राजमती जो है वो विरह में है, दुख में है, वियोग में है अपने पति के बीसल देव के, और वो 12 मासा पद्धति के आधार पर पूरा अपना दुख बयान करती हुई पूरी रचना में आपको दिखाई देगी तीसरे खंड में ना। चौथे खंड में क्या होता है कि चौथे खंड में राजा भोज अपनी इस बेटी राजमती को अपने राज्य ले जाएंगे, मालवा लेके चले जाएंगे। बाद में बीसल देव को जब इस बात का एहसास होगा तो फिर वो मालवा जाकर अपनी पत्नी को वापस लेकर आएंगे। तो इस तरीके से चारों खंडों में ये रचना आपको दिखाई देगी। सार्वकालिक क्रियाओं, ज़्यादातर आपको लगेगा कि जैसे आज की ही रचना है, जब आप इसको पढ़ेंगे तो सार्वकालिक क्रियाएं में वर्तमान क्रिया मिलेगी आपको। जब भी कि मैं जा रहा था, वो मुझे मिली, मतलब भविष्य अतीत की बात नहीं है, बिल्कुल वर्तमान क्रियाओं का प्रयोग आपको दिखाई देगा इस रचना में। ठीक है, इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं कि श्रृंगार की रचना है, श्रृंगारिक काव्य है, विरह है ना। जब श्रृंगार की बात है, विरह की बात है, प्रेम की बात है तो लोग गा गा के, यानी गेय काव्य भी है, इसको गाकर लोग सुनाते हैं बीसल देव रासो को। ठीक है, गाते हैं। दूसरा ये भी कह सकते हैं कि बीसल देव रासो जो रचना है, नरपति नाला की जो ये जो रचना है, इस रचना में आप हिंदी साहित्य का अगर कभी पूछ ले कि हिंदी साहित्य में 12 मासा का वर्णन कहाँ से शुरू होता है, बारह मासा का वर्ण कहाँ से मिलेगा? तो 12 मासा का वर्ण आपको इसी रचना से बीसल देव रासो से दिखाई देगा हिंदी में पहली बार, है ना। 12 मासा का मतलब क्या हो गया? 12 महीने, है ना। 12 मंथ का पूरा जो क्रम है, आपको हर महीने में क्या हो रहा है, हर महीने में अपने पति के बिना वो किस तरीके से चीज़ों को महसूस कर रही हैं, है ना। इस महीने में उनकी किस तरीके से याद आ रही है, दूसरे महीने में किस तरीके से याद आ रही है, तो उस तरीके का आपको सारी चीज़ें इस रचना के अंतर्गत दिखाई देंगी। ठीक है, कहाँ से शुरू होगा 12 मासा वर्ण? तो ये कार्तिक, जैसे आप कातक महीना कहते हैं, कार्तिक महीने से इसका 12 मासा शुरू होता है। ठीक है, जैसे बीसल देव रासो और जो खुम्मान रासो थी उसकी कौन सी शैली थी? डिंगल शैली थी। तो इसकी आपको कौन सी शैली दिखाई देगी? पिंगल शैली दिखाई देगी, है ना। और पिंगल का ये मतलब है कोमलकांत पदावली के साथ में ब्रजभाषा का प्रयोग, अपभ्रंश के साथ, है ना, श्रृंगार का भाव। ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देंगी बीसल देव रासो में। और इसमें जो भाषा का रूप है, पिंगल का रूप है तो ब्रज दिखाई देगी, है ना। ब्रज के साथ में मध्य प्रदेश, क्योंकि मालवा कहाँ है? मालवा मध्य प्रदेश में है, एमपी में है ना। तो मालवा प्रदेश तक जाते हैं तो इसलिए आपको मध्य प्रदेश की, मध्य भारत की जो भाषाएं हैं उसका भी कहीं कहीं इस रचना में प्रयोग सा आपको दिखाई देगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बीसल देव रासो की रचना की जब बात करी, इसके बारे में जब वो लिखते हैं अपने वीर गाथा, जो आदिकाल को जो वीर गाथा काल कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो जब बीसल देव रासो के बारे में जब अपना विचार प्रस्तुत करते हैं, जब आप देखेंगे उस रचना को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब उसके बारे में बात करते हैं तो वो यही कहते हैं कि इस ग्रंथ में जो है
श्रृंगार रस की प्रधानता है ना, कि ये जो ग्रंथ है इसमें श्रृंगार रस की प्रधानता है। और वीर रस तो जो है किंचित ही आया है, मतलब किंचित मात्र का आभास है। किंचित मात्र का मतलब बहुत कम, कहीं कहीं मतलब आपको वीर रस का स्वरूप, वीर रस इसमें दिखाई देगा। लेकिन प्रधानता तो ये श्रृंगार रस की रचना है, और संयोग और वियोग के गीत ही कवि ने इस रचना में गाए हैं। या तो संयोग के गीत गाए हैं या तो वियोग के गीत गाए हैं। कवि ने बस इन्हीं गीतों को गाया है इस रचना में, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल इस रचना के बारे में कहते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और वो ये भी कहते हैं कि भाषा की दृष्टि से ये कोई बहुत साहित्यिक भाषा नहीं है, बहुत अच्छी भाषा हो, बहुत साहित्यिक भाषा हो, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल नहीं मानते। बल्कि वो कहते हैं कि राजस्थानी उस तरीके की जो भाषा का प्रयोग है वो रूप मिलता है। एकदम साहित्यिक भाषा, साहित्यिक हिंदी का जो रूप है वो आपको यहाँ नहीं दिखाई देगा, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। बाद के विद्वानों ने माना कि ये आरंभिक रूप है, तो आप इसको उस तरीके से इतना आसानी से मतलब इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। थोड़ी बहुत आज़ादी उस समय, क्योंकि इस पुरानी रचना है तो थोड़ा आप ये मान सकते हैं, है ना। तो उस तरीके की बात भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हुए दिखाई देंगे, है ना। और ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि ये जो राजमती है ना, इनके बारे में एक बात कही है कि ये जो स्त्री पात्र है, यानी ये जो नायिका है राजमती, इनके बारे में कहते हैं कि अगर आप उस मध्य युग में, उस समय में जितनी भी रचनाएं अगर देखेंगे तो समूचे हिंदी साहित्य में इतनी तेज जवान, है ना, जवान मतलब जीव, है ना, इतनी तेज जवान की, है ना, और मन की इतनी खरी नायिका आपको और कहीं नहीं मिलेगी। यानी उसके वो इतनी खरी है और इतनी तेज जवान की है कि वो एक उधार नहीं लेती। अगर उससे आप एक कहेंगे तो वो आपसे लौट के चार कहेगी। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि मध्य युग के समूचे साहित्य में ऐसी जवान, यानी इतनी तीखी और तेज जवान और मन की इतनी खरी, खरी का मतलब क्या हो गया, एक प्रकार से एकदम से कोई लाग लपेट नहीं, कोई झूठ नहीं, है ना, कोई मन में खोट नहीं, है ना, उस तरीका का कोई भाव नहीं है, मतलब एकदम खरी। ऐसा और कोई नायिका नहीं दिखाई देगी, आप कितने भी चाहे उस समय के साहित्य को देख लें। तो इससे ज़्यादा स्त्रियों का मतलब क्या कह सकते हैं कि मतलब ये एक प्रकार से अपने अस्तित्व को, यानी ये पूरी तरीके से आप कह सकते हैं कि उस समय की जैसी स्त्रियां होती थी वैसी सामान्यतः नायिका नहीं है ना, बल्कि एकदम से अपने, अगर अपने अहंकार की, अपने मान सम्मान की बात है तो वो बिल्कुल भी समझौता करती हुई आपको ऐसा लगेगा नहीं दिखाई देगी। ठीक है, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं इस रचना के अंतर्गत। ठीक है, बाकी कई और विद्वान अलग अलग प्रशंसा करते रहते हैं इस रचना की, लेकिन पढ़ोगे तो थोड़ा सा आनंद आएगा इस रचना को पढ़ के। अच्छी रचना है, मिलन और वियोग और संयोग की रचना है, प्रेम की रचना है, श्रृंगारिक भाव है, लोग गागा कर भी पढ़ते हैं, अच्छा काव्य माना जाता है विसल देवरासु नरपति नाला की जो रचना है। ठीक है, तीसरी रचना इस युग की रासो साहित्य की जो बहुत महत्वपूर्ण रचना है वो है आपकी परमाल रासो। ठीक है, कौन है इसके लेखक, जगनिक। ठीक है, ये इनके लेखक हैं परमाल रासो के। ठीक है, और ये माना गया कि ये जो रचना है 12वीं सदी की रचना है। यानी 12वीं सदी की बात आप करें तो लगभग जो है ये रचना 1183 के आसपास, या उस समय की, मतलब आप मान सकते हैं कि ये रचना वहाँ के आसपास की है। ठीक है, 83, 80 या 73 उस समय की, मतलब इसको एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि ये 12वीं सदी की रचना है। ठीक है, 12वीं सदी के भी बिल्कुल उत्तरार्ध की बाद की रचना है, यानी 1150 के बाद की रचना है। ठीक है, तो 12वीं सदी में भी 1150 के बाद की रचना है, यानी 12वीं सदी का उत्तरार्ध है इस रचना में। ठीक है, क्या है इस रचना में अगर देखा जाए तो ये भी बहुत अच्छी रचना है, रासो साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें परमार रासो, यहीं से आपको नायक का नाम पता चलेगा, परमार परमार देव। परमार देव जो हैं इस रचना का नायक है ना, जिसे आप
परमार भी कह सकते हैं या परमाल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ परमार मिलेगा आपको, परमाल भी कहा जाता है, ठीक है, परमाल। अब मुख्य रूप से तो इस राजा के बारे में बात है ना। और इनके दरबार में दो सैनिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं परमार देव के दरबार में, और उनका नाम है, दोनों भाई हैं, उनकी खूब आपने कहानी सुनी होंगी, दोनों योद्धा हैं, सैनिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक का नाम है आल्हा और एक का नाम है ऊदल, ठीक है। ये दो योद्धा हैं, दोनों भाई भाई हैं, आल्हा और ऊदल। और आप अगर उत्तर भारत में अगर आप इसको देखें, राजस्थान के आसपास या जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, तो इसे आज भी कुछ लोग आला उदल गाते हैं। गाँव में आप जाएंगे तो वहाँ पे लोग गाते हुए मिल जाएंगे आला उदल को। बचपन में मैंने खुद इसको सुना है बुज़ुर्गों से। मेरे गांव में कुछ बुज़ुर्ग थे पुराने, अब वो इत्तेफाक से ऐसा है कि अब वो दोनों ही बुज़ुर्ग नहीं रहे, वो दोनों गाते थे। और हम उस वक्त में टीवी भी उतना वो नहीं थी ना, उतना चलन नहीं था, और टीवी थी भी तो घर वाले उसको देखने के लिए जाने नहीं देते थे कि टीवी नहीं देखोगे, है ना। तो कभी कभी क्या करते थे, हम उनको सुनने भी जाया करते थे ना। तो वो दोनों गाते थे, अब वो नहीं रहे। अभी पिछले एक तो पिछले 4-5 साल पहले ही इस दुनिया से चले गए, और एक जो है उससे पहले लगभग 7-8 साल पहले चले गए। तो ये जो परमाल रासो है, ये जो आला उदल है, ये दोनों जो सैनिक हैं, ये दोनों भाई हैं, इनकी वीरता का वर्णन है ना। वो बहुत बड़े योद्धा हैं, दोनों बहुत बड़े वीर हैं। इसी को आधार बनाकर परमाल रासों में सारी चीज़ें दिखाई देंगी, ठीक है। तो आप इस चीज़ को इस रचना में देख सकते हैं, ठीक है। थे कहाँ के आला उदल, तो इनको महोबा का माना जाता है, महोबा के ये कहीं रहने वाले थे, ठीक है। ये रचना सबसे पहले आई कब हमारे नज़र में, परमाल रासो। तो पहली बार इसको जो हमारे सामने लेके आए, ये ब्रिटिश कालीन जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों के ही द्वारा हमारे सामने ये पहली बार आई। एक इलियट नाम के कलेक्टर थे, है ना। कहाँ के? चार्ल्स इलियट कलेक्टर थे। कहाँ के? उत्तर प्रदेश में फर्रुखाबाद एक जगह है, फर्रुखाबाद। तो फर्रुखाबाद की एक जगह है, तो वहाँ पर जो है फर्रुखाबाद एक जगह है, वहाँ के ये एक इंस्पेक्टर थे, कलेक्टर थे वहाँ के, चार्ल्स इलियट। और ये इस रचना को ढूंढ के लाए थे, और इन्हीं ने जो है ये इस रचना को प्रकाशित कराया था 1865 ईस्वी में। तो 1857 की जो क्रांति हुई है, उसके जस्ट बाद में ही ये रचना हमारे सामने पहली बार आती है। उससे पहले ये रचना हमारे सामने नहीं थी। और जब इन्होंने परमाल रासो का प्रकाशन कराया था, तो किस नाम से कराया था? तो इन्होंने वो जो सैनिक है उन्हीं के नाम पर आल्हा खंड, इन्होंने कहीं किसी को गाते सुना, वहाँ से ये सब जनता के सामने इसको रचना को लेकर आए। आला खंड नाम से इसका प्रकाशन कराया था चार्ल्स इलियट ने, जो फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर थे, ठीक है। तो ये तो पहले चार्ल्स इलियट लाए, लेकिन बाद में जो डॉक्टर श्याम सुंदर दास को हम बार बार नागरिक प्रचारी सभा के संदर्भ में देखते हैं, पढ़ते हैं, खोजकर्ता थे वो। श्याम सुंदर दास, बाद में कब? 1920 में। 1920 में इन्होंने इस रचना को नागरिक प्रचारी सभा काशी से, है ना, ढूंढ के पूरी बड़ी रूप में उस कविता को परमाल रासो नाम से प्रकाशित कराया था। किसने? श्याम सुंदर दास ने, ठीक है। तो पहली बार कौन लेके आया? तो पहली बार आप ये कहेंगे कि अगर ऐसे पूछ ले कि बताइए आलाखंड नाम से परमाल रासो का प्रकाशन किसने कराया था, तो आप बताएंगे कि उसमें ऑप्शन होगा चार्ल्स इलियट होगा ना। 1865 की रचना है। कब के, कहाँ के थे ये कलेक्टर थे ब्रिटिश काल में। और वर्तमान जो उत्तर प्रदेश में एक जगह है फर्रुखाबाद, वहाँ के ये कलेक्टर थे, ठीक है। उसके बाद 1920 में श्याम सुंदर दास इस रचना को आपके सामने लेकर आते हैं। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो परमाल रासो है ये अपने आप में कोई अलग ग्रंथ नहीं है। मतलब क्या हुआ? कि ये जो है किसी रचना का खंड है, किसी और रचना का जो है एक हिस्सा है। तो ऐसा वाटरफील्ड नाम के एक अंग्रेज हैं, और ये मैं JRF वालों के जो नेट JRF के लिए उसको वो लोग विशेष रूप से ध्यान दें। ऐसा एक बार एग्जाम में पूछा गया है। तो एक विद्वान थे वाटरफील्ड, ये भी क्या थे? एक अंग्रेज विद्वान थे। ये कहते हैं कि परमाल रासो अपने आप में कोई ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये पृथ्वीराज रासो का ही एक
खंड है, एक हिस्सा है। लेकिन बाकी विद्वान इस बात का विरोध करते हैं कि ऐसा नहीं है। और सबसे ज़्यादा वाटरफील्ड का जो विरोध मत का जो खंडन किया है वो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही किया है। और ग्रियर्सन कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये जो रचना है ये वही रचना है, पृथ्वीराज रासो का हिस्सा है, ऐसा नहीं है, बल्कि ये अपने आप में एक अलग रचना है, मुक्त रचना है। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही एक प्रकार से वाटरफील्ड का मत का जो है खंडन किया है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ये जो रचना है परमान रासो, जैसे आपकी खुम्मान रासो थी, उसमें 24 युद्धों की बात है। इसमें जो युद्ध हैं, ये जो परमाल जो राजा परमाल हैं और उसके जो सैनिक हैं अल्ला उदल, इन्होंने लगभग 52 युद्ध है ना, लगभग 52 युद्धों का वर्णन इसमें किया है। उनके विजय का वर्णन आपको इन रचनाओं में दिखाई देगा। ये रचना भी कैसी है, आप इसको गाते हैं वीरता के रूप में, लोग गा गा के सुनाते हैं। अभी मैंने बताया आपको कि इसको बहुत ज़्यादा गाया जाता है। ठीक है, और इसको मुख्य रूप से अवधि का जो इलाका है, जैसे अवध हम कहते हैं, यानी बेसवाड़ा है ना, जो बेसवाड़ा वाला क्षेत्र है, अवध वाला जो इलाका है जहाँ पर अवधी भाषा बोली जाती है ना, अवधी ही का ही एक बोली है बेसवाड़ी, है ना, बेसवाड़ी बोली अवधी का ही एक बोली है। तो बेसवाड़ा क्षेत्र में आज भी जब भी आप श्रावण मतलब जैसे सावन का महीना कहते हैं ना, सावन जो बसंत जो सावन आता है, जो झूले लोग डालते हैं, तो वहाँ पर पुरुषों के द्वारा श्रावण मास के महीने में इसको बेसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है आज भी लोग गाते हैं। किसको, परमाल रासो को। बहुत महत्वपूर्ण रचना है, बड़ा वीर रस की रचना है, उत्साह भर देती है। अगर आप सुनोगे तो आपको बड़ा ही आनंद आएगा। कुछ विद्वान इसको प्रमाणिक मानते हैं, कुछ अप्रमाणिक मानते हैं, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जैसे पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है, वैसे ही परमाल रासो को भी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अर्ध प्रमाणिक रचना माना है कि ये पूरी तरीके से न प्रमाणित है न अप्रमाणिक है, बल्कि अर्ध प्रमाणिक, आधा सत्य इस रचना में है ना। बाकी जो है और कवियों ने इसमें जोड़ दिया है। ठीक है, तो परमाल रासो के बारे में आपको यही बात याद रखनी है मुख्य रूप से कि ये वीर रस से प्रधान रचना है, वीर रस मुख्य है। इसमें आला उदल की कहानी है ना। लगभग 52 युद्ध आपको दिखाई देंगे। सबसे पहले चार्सिलियट लेके आए इसको, फर्रुखाबाद के कलेक्टर थे 1865 में, बाद में 1920 में इसको श्याम सुंदर दास ने हमारे सामने नागजी प्रसाणी काशी से इसको प्रकाशित कराया है ना। वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी याद रखनी है ना। तो बाकी आप अगर थोड़ा सा भी अगर ध्यान दे रहे होंगे, हिंदी साहित्य का इतिहास अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पढ़ रहे होंगे, तो वीरगाथा काल जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे परमाल रासो के बारे में थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि वो और क्या क्या बातें इस रचना के बारे में करते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप आदिकाल की और रचना याद रखना चाहें तो आप एक और रचना है हम्मीर रासो। ठीक है, हम्मीर रासो सारंगधर नाम के कोई लेखक इसके रचनाकार हैं, हम्मीर रासो के, है ना। तो ये पुस्तक भी अच्छी रचना है, रासो साहित्य में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है कि हम्मीर रासो किसकी रचना है, तो सारंगधर की रचना है। कब की रचना है, 14वीं सदी की रचना है। इसका मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि 1375 ईस्वी में ये रचना, ओ हाँ सॉरी 1375 नहीं होगा, 1357 ईस्वी, यानी 14वीं सदी। आप इसको ऐसे याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा कि इसे भी 14वीं सदी की रचना माना गया है। मुक्तक काव्य है ना। मूल रचना इसकी आज भी हमें उपलब्ध नहीं है। इसका मुख्य जो रचना है, मूल रचना हमें उपलब्ध नहीं मिलती। फिर कैसे पता चला कि ये कोई रचना थी हम्मीर रासो, तो मैं जो प्राकृत पेंगलम है, एक रचना है प्राकृत पेंगलम है ना, और ये कहाँ रचना है, जब आप नायावर और आलावर संत जो हैं दक्षिण के, उनके बारे में अगर जब पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको प्राकृत पेंगलम रचना नाम का एक उल्लेख मिलेगा। तो प्राकृत पेंगलम में ये इस रचना के बारे में, ये ग्रंथ है, बहुत सारी रचनाओं के इसमें छंद हैं। तो इसी रचना में बताया गया है कि ये जो 8 पद हैं, इसमें 8 पद इस रचना के हैं कि ये 8 पद जो हैं हम्मीर रासो के हैं। तो हमें पता चला कि अच्छा, हम्मीर रासो नाम की कोई रचना थी जो सारंगधर की है, और
सारंगधर का लेखक के नाम से, कि सारंगधर लेखक ने इस हम्मी रासो रचना को लिखा है और उनकी 8 पद इस रचना में प्राकृत पेंगलम में संकलित किए गए हैं। तो हमें पता चलता है, इस आधार पर हम कल्पना करते हैं, मतलब एक प्रकार से हम कल्पना करते हैं कि हाँ, जब उसके 8 पद हमें इस रचना में प्राप्त हो रहे हैं तो ये कोई रचना रही होगी जो पूरी रचना होगी, और इसके लेखक कौन है? सारंगधर हैं। ठीक है, तो इस तरीके की इस रचना के बारे में बात करते हैं। लेकिन राहुल साकृत्यानंद जी कहते हैं कि ये रचना 14वीं सदी के बाद की रचना है ना, और वो ये मानते हैं कि हम्मी रासो रचना के बाद में एक प्रकार से रासो साहित्य का जो है मुख्य रूप से अपभ्रंश जो रचनाएं हैं, अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं, वो हम्मी रासो के साथ, जो हम्मी रासो साहित्य रचना है, इसके साथ में रासो साहित्य की रचना लगभग समाप्त सी हो जाती हैं, जो अपभ्रंश के प्रभाव से लिखी जा रही थी, ऐसा राहुल साकृत्यानंद जी मानते हैं। ठीक है, उनका अपना विचार है। लेकिन इस रचना के बारे में एक और बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसीलिए आपको मैं द्विवेदी की बार बार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को इसलिए कोट कर रहा हूँ ताकि आप अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास पढ़ लें तो उसके बाद में आप हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास और जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो दोनों रचनाएं हैं, आप जरूर कोशिश करिएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का आदिकाल तो जरूर ही पढ़ लें आप, है ना, क्योंकि वो भी बहुत महत्वपूर्ण रचना है और आप उसको पढ़ेंगे उसमें तो बड़ा आनंद आएगा। वो इतनी कठिन रचना नहीं है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तरह, वो थोड़ी आसान रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल अगर आप पढ़ेंगे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये जो हम्मीर रासो है ये कोई अपने आप में रचना नहीं है, बल्कि हम्मीर शब्द तो एक अमीर शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, यानी उसका विकृत रूप है ना। और ये अमीर शब्द क्या है? ये एक विशेषण है। ठीक है, वो ऐसा मानते हैं कि ये हम्मीर रासो जो है ये अमीर शब्द का विकृत रूप है, उसका बदला हुआ रूप है, और अमीर का मतलब यहाँ पे कोई रचना नहीं है बल्कि कोई विशेषण है। ठीक है, तो यानी ये जो है ये कोई पात्र नहीं है जिससे आप इसे हम्मीर रासो कह रहे हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि ये कोई विशेषण हो सकता है जो प्रयुक्त होते में अमीर का हम्मीर हो गया है, यानी वो इसको अपना इसका पात्र या नायक नहीं स्वीकार करते हम्मीर नाम के। कौन? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वो कहते हैं कि हम्मीर शब्द है वो अमीर का विकृत रूप है, इसका जो पात्र है वो कोई और है। ठीक है, तो अगर आप वो रचना पढ़ेंगे तो पूरा बहुत विस्तार से पूरा उन्होंने लेख लिखा है। तो जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो इतनी ही है कि वो हम्मीर को इसका पात्र नहीं स्वीकार करते, बल्कि इसे पात्र नहीं मानते, बल्कि अमीर शब्द का एक विशेषण बिगड़ा हुआ रूप मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये पात्र का नाम नहीं है, विशेषण है जो किसी के लिए प्रयुक्त हुआ है, ऐसा मानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हम्मीर रासो की रचना 8 पद उपलब्ध हैं बस इसके मात्र। हमें कहाँ से पता चला? प्राकृत पेंगलम में मिले सारंगधर के नाम से कि ये कोई कवि थे, उनके 8 पद मिलते हैं, वहाँ से पता चलता है कि अच्छा कोई हम्मीर रासो नाम की भी रचना रही होगी जो हमारे सामने मूल रूप में नहीं है। मुख्य पुस्तक आज तक हमें प्राप्त नहीं हुई है, बस हम ये अनुमान करते हैं, कल्पना लगाते हैं कि उन 8 पदों से, और उसमें क्योंकि प्राकृत पेंगलम में बताया गया है कि ये जो 8 पद हैं इस रचना के हैं, जो सारंगधर नामक कवि है उसकी रचना के कवि हैं, तो उन्हीं 8 पदों में से ये हम्मीर शब्द आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खोजा कि अच्छा हम्मीर रासो रहा होगा। और क्योंकि नाम एक्यूरेट नाम आज तक नहीं पता है कि वो हम्मीर ही है या कोई रचना का नाम कोई और था, क्योंकि रचना तो मिली नहीं। जब रचना नहीं मिली तो उन्हीं 8 पदों में ये बार बार हम्मीर शब्द आता है, तो इसी को आधार बनाकर शुक्ल ने कहा कि इतनी बार हम्मीर शब्द प्रयोग हुआ तो इसका मतलब यह है कि कोई हम्मीर रासो रचना रही होगी सारंगधर की। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि हम्मीर रासो जो है ये कोई पात्र का नाम नहीं है जिसपे आचार्य शुक्ल ने नाम दे दिया है, बल्कि ये तो अमीर शब्द का एक विकृत रूप है। तो आप ये मान सकते हैं कि इस रचना का हमें मुख्य रूप से जो मूल रूप है वो उपलब्धि नहीं है। ठीक है, तो अब तो हमें काम हम्मीर रासो नाम से ही चलाना पड़ेगा जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल दे गए हैं। ठीक है, इसके बाद है विजयपाल रासो। किसकी है? नल्हे सिंह भाट कवि। ठीक है, नल्हे सिंह भाट एक थे, इनकी रचना है विजयपाल रासो। मिस्र बंधुओं ने इस रचना को खोजा, है ना। समय माना कि ये लगभग 1200 के आसपास यानी 1208 के आसपास की रचना है ना, किसके अलावा? मिस्र बंधुओं के अनुसार। लेकिन डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि ये रचना 16वीं सदी की रचना है। ठीक है,
और यही इसका सर्वमान्य मत भी है कि ये 16वीं सदी की है। मिस्र बंधुओं की बातों को एक प्रकार से विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया कि ये 1208 ईस्वी की रचना है, बल्कि ये 16वीं सदी की। और 16वीं सदी का मतलब क्या हुआ, 1501 से लेकर 1599 ईस्वी के बीच में कहीं की भी ये रचना हो सकती है। 16वीं सदी को कोई एक्यूरेट समय इस रचना का आपको नहीं मिलेगा। इस रचना का नायक अगर बात करेंगे विजयगढ़, ठीक है, विजयगढ़ जो करौली है के शासक हैं, विजयगढ़ करौली के शासक, क्या नाम है उनका, विजयपाल, ठीक है। तो विजयपाल हैं, तो ये जो है उनको आधार बनाकर लिखी गई है। इनका युद्ध होता है, किससे होता है, एक पंग नाम की कोई जगह बताइए, वहाँ के राजा हैं, उन राजा से जो है इनके बीच में दोनों का, विजयपाल का और राजा जो पंग हैं, राजा पंग के बीच में जो पंग जगह के या राजा पंग जो भी है, उन दोनों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है। और ये रचना मुख्य रूप से आप ये कह सकते हैं कि ये इस रचना की जो भाषा है वो अपभ्रंश के ज़्यादा नज़दीक बैठती है ना। हिंदी का उतना रूप नहीं दिखाई देगा, बल्कि अपभ्रंश का प्रभाव पूरी तरीके से, या कह सकते हैं 80-90% आपको इसमें अपभ्रंश का ही प्रभाव दिखाई देगा। कितने, इस रचना में भी हमें ये पूरी रचना नहीं प्राप्त होती, बल्कि इसके 42 छंद हमें इस रचना के प्राप्त होते हैं। और लोग कहते हैं कि ये कोई प्रमाणिक रचना नहीं है, बल्कि ये अप्रमाणिक रचना है, इसका कोई बाद में किसी ने इस रचना को जोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन नाम हमें याद रखना है, प्रमाणिक अप्रमाणिक में इतना नहीं पढ़ना है, प्रमाणिक और अप्रमाणिक में हमें जाना है पृथ्वीराज रासो के संग में। 4-5 का विद्वानों ने उसको किसने प्रमाणिक मानना है, किसने अप्रमाणिक माना है, हम पृथ्वीराज रासो पे इस बात को बहुत ध्यान रखेंगे, बाकी इन पे इतना नहीं ध्यान देंगे, बल्कि इन पे बस इतना याद रखेंगे कि विजयपाल रासो कोई नलय सिंह भाट की रचना है, 16वीं सदी की रचना है। विजयगढ़ करौली के शासक विजयपाल और पंग राजा के बीच में युद्ध होता है, उससे संबंधित ये रचना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जयचंद प्रकाश, ये रचना है, किसकी है, भट्ट केदार, ठीक है। ये रचना भी आपकी आदिकाल की रचना है ना, रासो साहित्य के अंतर्गत आती है। कब की रचना मानी गई, तो आप इसको कह सकते हैं 12वीं सदी की रचना है, ठीक है। 12वीं सदी की रचना है ये जयचंद प्रकाश। वर्ण विषय क्या है इसका, किसके बारे में बात करती है, कन्नौज के राजा जयचंद, ये आपका नायक है, कन्नौज के राजा जयचंद। जयचंद के बारे में बात है, क्या बात है कि वो वीरता, बड़े वीर पुरुष हैं ना, उनकी वीरता का वर्णन आपको इस रचना में मिलेगा। मुख्य रूप से रचना ये भी उपलब्ध नहीं मिलती हमें, इसके बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिली जब रचना नहीं है, तो एक रचना लिखी गई थी राठौरी ख्यात, ये रचना है, किसकी रचना है, तो सिंध्याचल, दयाल दास सिंध्याचल, है ना, सिंध्याचल। तो दयाल दास सिंध्याचल की रचना है राठौर दी ख्यात। इस रचना से पता चलता है, ये बताते हैं इस रचना में कि भट्ट केदार ने जयचंद प्रकाश नाम की रचना लिखी है। तो वहाँ इसका उल्लेख मिला है, तब हमको पता चला अच्छा कि जयचंद प्रकाश नाम की कोई रचना थी जो भट्ट केदार ने लिखी 12वीं सदी में, ठीक है। तो वहाँ से हमें इसके बारे में पता चलता है, ठीक है, जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की, ठीक है। इसके अलावा आप दूसरा पेज ही खोल लेता हूँ, क्योंकि अब फिर लिखा नहीं जाएगा नीचे। वीर रासो साहित्य में एक और रचना आपको मिलेगी, जयमयंक जस चंद्रिका, जयमयंक जस चंद्रिका। लेखक कौन है, मधुकर भट्ट, मधुकर भट्ट, ठीक है। ये रचनाकार है मधुकर भट्ट के। कब की रचना है, ये भी 12वीं सदी की रचना है, मतलब 1186 ईस्वी की रचना इसको माना गया है, ठीक है। इसका वर्ण विषय क्या है, तो अब अगर आप देखेंगे तो ये भी जो है
जो पहली रचना है जयचंद्र प्रकाश, उसी कवि के बारे में, यानी उन्हीं नायक के बारे में, कन्नौज के, यानी वो इतने प्रतापी थे कि 2 लोगों ने उन पर रचना करी। तो कन्नौज के ही जो राजा हैं जयचंद, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उन्हीं की वीरता का वर्णन करेंगे, है ना। इस रचना की भी जानकारी हमें राठौर दी ख्यात से ही प्राप्त होती है। दयालदास यंदाचंद ही इस रचना के बारे में बताते हैं कि मधुकर भट्ट ने भी, जैसे केदार भट्ट ने लिखी थी, वैसे ही मधुकर भट्ट ने जय मयंक जस चंद्रिका नाम की एक रचना राजा जयचंद की वीरता के बारे में लिखी है। तो आपका दोनों रचनाएं हैं एक ही राजा से संबंधित हैं, कन्नौज के राजा जयचंद से। उनकी वीरता का वर्णन है, ये मधुकर भट्ट हैं, वो केदार भट्ट हैं, ठीक है। तो ये भट्ट केदार हैं और ये मधुकर भट्ट हैं, ठीक है, दोनों ही भट्ट हैं। इनकी मधुकर भट्ट की जय मयंक जस चंद्रिका, तो मयंक से आप मधुकर याद कर सकते हैं, है ना, मयंक से मधुकर, तो मधुकर जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर भट्ट की, और जय चंद्र प्रकाश भट्ट केदार की, है ना। दोनों की हमें पता भी कहाँ से चलता है, राठौर दी ख्यात नाम की जो रचना है उसी से इन दोनों रचनाओं के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। वही दोनों रचनाओं का नायक है, कौन, जयचंद, जो कन्नौज के राजा हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण रचना हमारी रासो साहित्य की वो है पृथ्वीराज रासो, ठीक है। किसकी है, चंद्रवरदाई, ठीक है। चंद्रवरदाई की रचना है, बहुत महत्वपूर्ण रचना है, सबसे ज़्यादा, है ना। इस रचना के बारे में हम कल विस्तार से बात करेंगे। पूरा हमारा सबसे ज़्यादा प्रश्न पृथ्वीराज रासो से ही आते हैं, कर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये लगभग इसमें हम कल 15-20 मिनट या आधा घंटा बातचीत करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण रचना है रासो साहित्य की, किसने प्रमाणिक माना, किसने अर्ध प्रमाणिक माना, है ना, कौन इसके क्या विषय है, इसका कितने खंड हैं, यानी कितने सर्ग इसमें दिए गए हैं, है ना। चंद्रवरदाई के पुत्र जल्हड़ ने भी इसमें काम किया है, 8 सर्ग उन्होंने भी लिखे हैं। तो वो सारी बात हम कल करेंगे। कल जो है हमारी पूरी क्लास पृथ्वीराज रासो पे ही केंद्रित रहेगी।